हेलो। तो आयनिक कंपाउंड में ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहले हमने लेटिस एनर्जी पढ़ा, फिर हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा, और अब ये तीसरा और लास्ट पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड, या जिसे हम फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें या फिर हम इसे कह सकते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर, यानी कोई आयनिक कंपाउंड परफेक्टली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, और ऐसे ही कोवलेंट कंपाउंड परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। अब आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर हम यहां पढ़ेंगे फजान्स रूल में। कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे जब हम डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्या कहता है ये टॉपिक, देखो। When small size cation डिस्टॉर्ट यानी खराब करना या विकृत करना, तोड़ना मरोड़ना, या पोलराइज दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लार्ज साइज एनायन। जब कोई केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट या पोलराइज करता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है इन आयनिक कंपाउंड। some covalent character introduced, थोड़ा सा in ionic compound. This phenomena is called polarization in ionic compound. ठीक है, देखो क्या मतलब है। ये कहता है कि आपका किसी आयनिक कंपाउंड में ये केटायन है, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है, ये केटायन है और ये एनायन है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस, ये केटायन। अब ये इसका यहां तक क्या फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये केटायन छोटा है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा पावरफुल होगा, तो ये जो केटायन है ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है अपनी तरफ, कुछ ऐसा कर देता है। कुछ इस तरीके से कर देता है, यानी ये क्या हो गया, ये डिस्टॉर्टेड या कहें कि पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, किसका, एनायन का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया तो इसमें ये क्या आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, कैसे, मैं थोड़ा एक आपको सिमेट्री दिखाता हूं। आप जब कोई कोवलेंट कंपाउंड बनाते हो, लेट से AB, तो ऐसे भी पढ़ते हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, थोड़ा सा आइडिया हो तो कोवलेंट बॉन्ड का, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, एटम्स के बीच में आ जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो मान लो यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं साइड में। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, दोनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, लगभग ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के लगभग बीच में आ गए। बीच में आना ही कैसा कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर है। ओरिजिनली ये आयनिक है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में आ गए, और ये बीच में आना ही क्या है,
कोवलेंट कैरेक्टर। थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई, ठीक है, डायरेक्शनल नेचर थोड़ा सा क्रिएट हो गया। और डायरेक्शनल नेचर आयनिक बॉन्ड की निशानी नहीं होती, कोवलेंट बॉन्ड की निशानी होती। तो ये हो गया डिस्टॉर्शन से पहले, ये हो गया डिस्टॉर्शन के बाद। अब ये जो कंपाउंड है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्ट होने से, पोलराइज होने से, ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसे कहते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का पोलराइज हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा लॉजिक समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का दो एटम्स के बीच में आ जाना क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर। यहां तो अपना अपना लेके बैठे। क्लियर है? क्लियर। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, कि कौन सा फैक्टर बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, यानी जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जितना बढ़ेगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक ठीक। अब एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। दो ही फैक्टर हैं, एक तो कैटायन का फैक्टर और एक एनायन का फैक्टर। कैटायन डिस्टॉर्ट कर सकता है और एनायन डिस्टॉर्ट हो सकता है। कैटायन की जो डिस्टॉर्ट या पोलराइज करने की जो एबिलिटी है, इसे कहेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और इसकी एनायन की जो डिस्टॉर्ट होने की या पोलराइज होने की एबिलिटी है, इसे बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, लिखते हैं इस बात को, यहां तक नोट करो, मैं मिटाता हूं। अब कौन कौन से फैक्टर यहां पर अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड में? तो यहां दो फैक्टर है। पहला, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और दूसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, क्या है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन? एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट या पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion is called polarizing power of cation। कैटायन की एबिलिटी कि वो कितने अच्छे से एनायन के एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है? पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? ability of anion to get its electron cloud distorted or polarized। ठीक है, is called पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। कि एनायन कितने अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करा सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा वो अच्छे से पावर, जितनी पावर से वो डिस्टॉर्ट कर लेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा? एनायन का, और उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होने से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। और ऐसे ही
polarizability of anion is directly proportional to extent of polarization. जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट कर लेगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा उस आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस पोलराइजिंग पावर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? केटायन की पोलराइजिंग पावर कब बढ़ती है? तो सुनो, polarizing power of cation is directly proportional to charge on cation. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही अच्छा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी। और दूसरा, पोलराइजिंग पावर ऑफ cation is inversely proportional to size of cation. cation जितना बड़ा होगा उतना ही उसका न्यूक्लियस अंदर दब जाएगा। अरे एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर कौन रहा है? एटम, केटायन के अंदर। केटायन के अंदर न्यूक्लियस है जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। साइज जितना छोटा होगा केटायन का उतना ही अच्छा, और जितना बड़ा होगा उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। ठीक है, ठीक है। अरे देखो ना, ये आपका केटायन और ये आपका एनायन। एक केटायन ये है और एक केटायन ये है। दिख रहा है ना? एक मिनट। अब दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन ये जो केटायन है ये बड़ा है। केटायन के अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसी का काम है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना। अब ये चार्ज सेम है, अब ये जो न्यूक्लियस है जितना अंदर रहेगा, जितना अंदर धसा रहेगा, उतना ही उसका हाथ नहीं पहुंचेगा डिस्टॉर्ट करने के लिए। दूर पड़ गया ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में खींच नहीं पाएगा। समझ गए? तो जितना बड़ा होगा केटायन उतना ही कम उसकी क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। तो जितनी कम होगी पोलराइजिंग पावर उतना कम होगा पोलराइजेशन। ठीक है, तो साइज और चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी हाई चार्ज डेंसिटी होगी केटायन की, और उतना ही अच्छे से वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। ठीक है, खींच के चिंपैंजी के फेस को डॉगी जैसा फेस बना देगा। ठीक है भाई, होता है ना शायद डॉगी का, ऐसे ही तो बनता है डॉगी का फेस, ज्यादा डिस्टॉर्शन। क्लियर है? क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोलराइजिंग पावर की बात करूं, लेट्स से Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, और लेट्स से Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, Si प्लस 4। चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेंट फैक्टर। जब चार्ज है तो कोई साइज वाइज नहीं देखते। तो जरा मुझे बताना, तो मुझे बताओ पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? चार्ज तो सेम है, तो क्या देखो, साइज, साइज बढ़ रहा है, इधर जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, साइज वाइज नहीं देखना सब। ठीक है, ओके, नो डाउट इसका साइज सबसे देखो साइज भी छोटा है, साइज भी फेवर कर रहा है, बट साइज नहीं देखते जब आप चार्ज देख रहे हो। तो फेवर कर रहा है साइज, नो डाउट। चार्ज सेम है, साइज देखेंगे। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर किसकी? केटायन की। अच्छा, अब एनायन की पोलराइजिंग पावर को भी यही दो फैक्टर हम चेक करेंगे, एनायन पे चार्ज और एनायन का साइज।
तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन को उतनी आसानी होगी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उसका उतना ही अट्रैक्शन होगा और उसको उतनी आसानी होगी उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करवाने में, उतनी आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और साइज के बारे में क्या कहें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। क्यों? देखो एक एनायन ये है, एक एनायन ये है और एक एनायन ये है, तीनों पे चार्ज सेम है। अब देखो जरा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसे होना है डिस्टॉर्ट, पोलराइज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना ये न्यूक्लियस की ग्रिप में अच्छे से हैं, तो न्यूक्लियस, एनायन का न्यूक्लियस उसको डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा, पकड़ के रखेगा, नहीं होने देगा डिस्टॉर्ट या कम होने देगा। जैसे जैसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की उन पर जो पकड़ है, न्यूक्लियस की उन पर जो पकड़ है वो कमजोर होती जाएगी। पकड़ कमजोर होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आउटर वाला ये जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा कैटायन। समझ गए? साइज और बड़ा होगा तो इस न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो और कम हुई, और कम हुई तो जो बाहर वाले हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे ना, हवा लग जाएगी उनको, कैटायन से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, समझ गए? समझ गए। इस तरीके से तो साइज जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से पोलराइज हो जाएगा, और यहां पर साइज कैटायन का जितना बड़ा होगा वो उतनी आसानी से पोलराइज नहीं होगा, वो पोलराइज नहीं करेगा। साइज छोटा होने का ज्यादा अच्छे से पोलराइज करेगा। तो यहां पे हमें न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा, न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और यहाँ न्यूक्लियस जितना कम पावरफुल होगा उतनी ही पोलराइजिंग पावर, वो क्या बोला मैंने, हाँ, यहाँ न्यूक्लियस जितना कम पावरफुल होगा, जेड इफेक्टिव जितना कम होगा एनायन का उतना ही अच्छा है। तो जेड इफेक्टिव जो है ना एनायन का जितना कम होगा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन उतनी ही बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी जितनी बढ़ेगी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही फिर कोवलेंट कैरेक्टर आएगा उस कंपाउंड में। और यहां पर उल्टा है, जेड इफेक्टिव ऑफ केटाइन जितना बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन उतनी बढ़ेगी, जितनी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन बढ़ेगी उतना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा, जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड। तो कैटायन का ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए और एनायन का ज्यादा इफेक्टिव कम होना चाहिए। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पोलराइजेबिलिटी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और F माइनस, O माइनस टू N माइनस। तो बताओ किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। चार्ज सेम है तो साइज बढ़ने पे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ रहा है तो भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये तो हुए फैक्टर्स। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसे यहां तक लिखो।
अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर एग्जांपल करते हैं कि आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर या फिर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा उसका जस्ट रिवर्स आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीलियम क्लोराइड। तो अगर आप गौर करोगे तो एनायन तो सेम है, अलग क्या है, केटायन। अच्छा, केटायंस में भी केटायन का जो चार्ज है वो सेम है। तो अब जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा, मेनली पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन पर, क्योंकि एनायन तो सेम है। और केटायन की पोलराइजिंग पावर दो चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज पे और साइज पे। अब चार्ज भी सभी का सेम है तो किस पर डिपेंड करेगी, साइज पे। साइज ऑफ केटायन जैसे जैसे बढ़ता है पोलराइजिंग पावर वैसे वैसे कम होती है। तो आप जब इधर जा रहे हो तो यहां पर क्या होगा, साइज ऑफ केटायन घट रहा है तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन बढ़ रही है इधर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा, जब आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी सभी में सबसे ज्यादा आयनिक है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अब आप इसमें गौर करोगे कि केटायन तो सेम है, अलग कौन है, एनायन। अब एनायन अलग है तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा, एनायन पे। और एनायन की क्या देखते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन दो चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज एंड साइज। चार्ज सभी का सेम है, -1 -1। तो किस पर देखोगे, साइज। साइज ऑफ एनायन बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इधर जाने पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। पोलराइजेबिलिटी किसकी, एनायन की। ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आयनिक कौन है इसमें, ये आयनिक कैरेक्टर की बात करोगे तो इधर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इधर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्लियर है, क्लियर। केटायन सेम है, एनायंस अलग है। एनायन का चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर F माइनस है, O-2 और N-3। चार्ज बढ़ने पर एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो ज्यादा कोवेलेंट कौन है, Li3n। और ज्यादा आयनिक कौन है, LiF। ठीक है, एनायन तो सेम है। अच्छा, आप ये नहीं देखना कि साहब केटायन, नंबर ऑफ केटायन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केटायन पर डिपेंड नहीं करता, कितना भी केटायन हो जाए। सर यहाँ पर एक केटायन है या दो केटायन है या तीन केटायन है, तीन केटायन है तो मिलके ज्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तो हाँ ठीक है, चलो। एनायन सेम है, केटायन अलग अलग है। केटायन का चार्ज सेम है, केटायन का साइज मैटर करेगा। केटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है। और जानते हो BeCl2 को, ये तो डोमिनेंटली कोवेलेंट है, ये तो है ही कोवेलेंट। आप इसके बारे में लिखेंगे, ये तो डोमिनेंटली कोवेलेंट है ही, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक है, ये आयनिक कंपाउंड है जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये तो होता ही कोवेलेंट कंपाउंड है। B+2 की इतनी पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको ऐसे भी देख लो, एक और लिख लेता हूँ, LiCl। BCl तो बहुत लिख लिया, Br ले लो।
इसको भी करेंगे। हाँ भाई, Na2 Na2S केटाइन सेम है, एनायन अलग है, O-2 H-2 चार्ज भी सेम है, अलग क्या है, साइज। साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ये है कोवेलेंट कैरेक्टर Na2S में ज्यादा है। इसमें केटाइन एनायन सेम है, केटाइन का चार्ज जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे कोवेलेंट होता जाता है, और ऐसा ही Cl4 तो होता ही कोवेलेंट है, ये तो होता ही कोवेलेंट है, ठीक है, ये तो है ही कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड है बट ये तो है ही कोवेलेंट, इनमें आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ये तो है ही कोवेलेंट, ठीक है, डोमिनेंटली। और देखो LiBr BeBr2 BeBr क्या बढ़ रहा है, चार्ज +1 +2 +3 +4, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और ये दोनों तो होते ही, अच्छा ये दोनों क्या, ये तीनों होते ही क्या है, ये तीनों तो होते ही कोवेलेंट है, इनमें तो डोमिनेंटली कोवेलेंट है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर बात करी। अब एक लास्ट एक टॉपिक, एक नोट डाल के लिखेंगे हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो यहां तक लिखो, फिर हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। नोट डाल, तो नोट डाल के आप एक बात लिखिए, cations with pseudo inert gas configuration have more polarizing power than cations with inert gas configuration, ठीक है। दिया हुआ है प्रोवाइडेड charge and size of cation is nearly same, are nearly same। मतलब हम जिन कैटायंस में कंपेयर कर रहे हैं ना, सूडो इनर्ट गैस वाला और इनर्ट गैस वाला, उनके साइज और चार्ज लगभग लगभग बराबर होने चाहिए। क्या है ये मैं समझाता हूं, और इसका कारण है इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। पहले तो समझिए ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले यहां से कैटायंस विद सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा N-1 S2 N-1 P6 N-1 D10, और आपको इसका एग्जांपल जो है लेट्स से Ag+, Zinc+2, Cadmium+2, Mercury+2 etc।
ये वो केटायन है जिनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर आप बात करोगे केटायंस विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही होता है NH2NP6, और ये तो भरे पड़े एग्जांपल, Na+ ले लो, Li+ ले लो, कैल्शियम +2 ले लो, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे तो भरे पड़े। अब मतलब समझो, जैसे कि तुम सोडियम प्लस की बात कर रहे हो तो वो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आप सिल्वर की, जिंक की बात करो, जिंक नॉर्मली कैसा होता है आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। पहले 4s में बढ़ते हैं फिर 3d में आते हैं, बट मैंने शेल वाइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाइज लिख दिया। अब जब आप जिंक +2 की बात करोगे तो +2 में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये निकलेगा, यानी जो आउटर शेल थी 4, उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए। अब जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बचा वो ये बचा, अगर आउटर शेल 4 है तो ये कौन सी शेल बच गई, 3 n-1। अब आपको देखने में लगेगा कि सब कुछ फुल है, सब कुछ पूरा है, S में भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, P में भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, D में भी पूरे इलेक्ट्रॉन है। ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है आपको देखने में इनर्ट गैस लग रहा है, बट है नहीं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस। ठीक है, तो ये होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लगता है कि सब कुछ फुल है पर है नहीं, ठीक है। और ये तो आपके है, लिथियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम प्लस हो, कोई भी हो, ठीक है, बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, ये सब क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो सॉरी हाँ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करूं, अब आप देखना बना करके इन सबको, सिल्वर का भी देखना, जैसे सिल्वर का मैं बता देता हूं, ठीक है, सिल्वर का आपका 47, तो आपका क्रिप्टन मैं पूरा लिखता हूं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, ठीक है, क्रिप्टन तक हो गया। अब 5s2 4d10, तो मैं लिखता हूं 4d10 5s2, तो जब आप सॉरी 5s1 4d10 5s1, तो जब आप इसको Ag+ बनाते हो तो क्या होता है, इसको जब आप Ag+ करोगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा। अब तुमको देखने में क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ फुल है, बट ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, तो ये कहलाता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप इनकी पोलराइजिंग पावर की बात करोगे ना, तो Ag+ को आप K+ से कंपेयर करो, ठीक है, तो इन दोनों में से पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, Ag+ की। चार्ज और साइज नियरली सेम होना चाहिए। आप जैसे कि जिंक +2 को आप लेट से कंपेयर कर लो Mg+2 से कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लेट से कैडमियम +2 को कंपेयर कर लो, +2 है तो यहाँ भी +2 रख लो, लेट से स्ट्रोंशियम रख लिया, तो इनकी पोलराइजिंग पावर, लेट से मर्क्यूरी है, बेरियम से कंपेयर कर लो, मर्क्यूरी को स्ट्रोंशियम से कर लो, किसी से भी कर लो, इवन मैग्नीशियम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया कि आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, क्यों ज्यादा होती है, मैंने यहां पर लिखा है
ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल आप ये समझ लो या कुछ पॉइंट से याद कर लो। इवन सोडियम में लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, सोडियम से भी ज्यादा है, चार्ज सेम होना चाहिए बस। अब आप जरा कोवेलेंट कैरेक्टर में है, अगर आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि बताओ AgCl और KCl, लेट्स से ZnCl2 MgCl2, लेट्स से CdBr2 और लेट्स से SrBr2, लेट्स से HgI2 HgCl2 BaCl2, किसमें अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करोगे, KCl ले लो या NaCl भी चल जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर किनके ज्यादा है, केटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और केटायन विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, केटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको ज्यादा क्वेश्चन बस सिल्वर जिंक इस पर ही पूछे जाएंगे बस। अच्छा, आई होप ये चीज यहां तक क्लियर हुई। अब थोड़ा मैं बता देता हूं कारण क्या है, जो मैंने लिखा ना ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, लेट्स से जिंक +2 और लेट्स से तो जैसे देखो आपका जिंक +2 है और लेट्स से मैग्नीशियम +2 ले लो या कैल्शियम +2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जिंक, तो कैल्शियम के केस में क्या होगा, 1:2:2p6 3:3p6। ठीक, और इसके केस में क्या होगा, 3:2 3p6 3d10। ओके, अब जरा ध्यान दो कि ये जिंक है, ठीक है, 3:2 3p6 3d10, ये जिंक +2 हो गया। और वहीं दूसरी जगह कौन खड़ा है, कैल्शियम +2 खड़ा है। अब इसके सामने है एनायन, इसके सामने कौन है, एनायन, एक बड़ा सा एनायन, और इसके सामने भी है बड़ा सा एनायन। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ना थर्ड शेल N=3, N=3 क्या होती है, अगर आप इसको ये 3 सब शेल से मिलकर बनी होती है, 3s 3p एंड 3d। और ये जो कैल्शियम +2 की थर्ड शेल है, ये किससे बनी हुई है, 3s और 3p से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब न्यूक्लियस जब इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन खड़े हुए हैं, जस्ट बिल्कुल बाहर 3p के। तो ये जो 3p के इलेक्ट्रॉन है, ये इस एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको क्या देंगे, रिपल्शन देंगे। और यही रिपल्शन तो क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो 3p के इलेक्ट्रॉन यहां शील्ड करेंगे। अच्छा, यहां पर सबसे आउटर साइड किसके इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, 3d के। अब इनको इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन तो ऑब्वियसली होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्शन देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं, 3d के। अब हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, NS NP ND NF, तो सबसे अच्छा N का, फिर P का, और D और F का तो बहुत ही कमजोर होता है। अच्छा नहीं लिखा, एक मिनट,
अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो S का सबसे अच्छा, फिर P का, D का तो बहुत ही कमजोर, F का तो और भी कमजोर। तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट D की होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर लेते हैं। अब शील्ड ना करने का कारण इसमें नोडल प्लेन होते हैं, वो अलग टॉपिक है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हो। तो इस वजह से चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अच्छे से रिपल्शन नहीं दे पाते, तो न्यूक्लियस इनको पकड़ के खींच देता है अपनी तरफ खींच देता है। और यहां पर न्यूक्लियस खींचता तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसको बचा रहे हैं शील्ड करके, समझ गए? तो ये जो डी के इलेक्ट्रॉन जो शील्ड नहीं कर पाए हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, यही कारण बनता है कि कैटायंस विद pseudo inert gas configuration have more polarizing power than cations with inert gas configuration। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ MgCl2 है, CaCl2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना? तो इस तरीके से ये आपका फजांस रूल खत्म होता है। आई होप आपको वो चीजें क्लियर हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।